वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का नवीनतम मॉडल पेपर जो कि आपकी परीक्षा में 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया गया है। उन प्रश्नों के उत्तर को भी वीडियो के अंतर्गत बताने का प्रयास किया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न आए जो इसमें रखे गए हैं बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने के बाद में पिछले 5-6 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने के बाद में उसके हिसाब से पेपर बनाया गया है। तो अधिकतर सभी विश्वविद्यालयों में यह सिलेबस मतलब कि ये जो मॉडल पेपर है ये फॉलो होगा। किसी किसी विश्वविद्यालय में 10 जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें से 5 करने होते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसी किसी में जैसे कि 10 अति लघु उत्तरीय मतलब 10 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु मतलब 10 लघु उत्तरीय दिए होते हैं, उनमें व्याख्या खंड वगैरह दी होती है और जो है आपके 5 दीर्घ उत्तरीय दिए होते हैं जिनमें से 2 करने होते हैं। इन सभी प्रकार के कोई भी मॉडल पेपर आपका हो तो यह वीडियो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा। आज का यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत लगभग जितने आपके पाठ्यक्रम में कवि वगैरह हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम से कैसे बनते हैं प्रश्न और किस प्रकार से आगे आने वाले समय में बनेंगे उनको यहाँ पर बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोगों को बता दूं कि जो है यह बीए द्वितीय वर्ष का पेपर 1 है। पेपर 1 का मतलब यहाँ पर यह है पेपर 1 का आपके नाम क्या है। पेपर 1 यहाँ पर देखेंगे पेपर 1 का नाम है आपके आधुनिक हिंदी काव्य। जी हाँ, तो आधुनिक हिंदी काव्य जो कि पेपर 1 का नाम है उसके अंतर्गत किन किन प्रश्न मतलब कैसे कैसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर श्रृंखला एक प्रकार से ये है। आइए बात कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। तो आपके सामने यहाँ पर जो है विजुअल हो पा रहा होगा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा बड़े ही जो है सरल शब्दों में बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी का पेपर 1 न्यू मॉडल पेपर 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, नोट सबसे पहले आपको जब पेपर आप खोल के देखोगे तो सबसे पहले वहाँ पर नोट में आपको मिलेगा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना। निर्देश क्या, जो यहाँ पर हमने लिखा कि सभी प्रश्न अनिवार्य 50 शब्दों में, इसका मतलब यही नोट आपको मिलेगा। यहीं पर नीचे यहीं पर नोट जो है खंड आ, क्योंकि पेपर जो होता है आपका कितने खंडों में बटा हुआ होता है, पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ, ठीक है, खंड बा और खंड सा। ये पेपर जो होता है आपका 3 खंडों में बटा होता है। आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है जो अति लघु उत्तरीय जो खंड है आ, जो इसमें जो है नोट में क्या लिखा रहता है इसके नोट में आपको वहाँ पर लिखने को मिलेगा, या फिर जो भी आपका हो नोट में जरूर पढ़ लीजिए। नोट में लिखा मिलेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है। तो आपको मिलेगा कि जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में, 50 शब्दों में देना है। ये आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा पेपर में। तो सबसे पहले जब आप पेपर आपको मिले सबसे पहले आप निर्देशों को पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न जो है करने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, कहाँ से कितना करना है, ये जरूर आपको पढ़ लेना। ठीक, तो आप बिल्कुल चिंता जो है नहीं करिएगा वहाँ पर, बस आपको निर्देशों के अनुसार अपने आप को सुटेबल करना है और इस हिसाब से सेट करना है। ओके, चलिए यहाँ पर देखेंगे द्विवेदी युगीन काव्य को पहला प्रश्न है आपके सामने अति लघु उत्तरीय का, इसको आपको 50 शब्दों में लिखना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपके जो है प्रश्न 1 का 10 खंड है और इसी 10 खंडों के उत्तर आपको देने होंगे। मतलब कि एक पहला प्रश्न है उसी के जो है उसी को रोमन शैली में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, मतलब कि 10 क्वेश्चन होंगे अति लघु उत्तरीय टाइप के। उन 10 मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप करोगे तो एक क्वेश्चन के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ से 20 नंबर आपको मतलब कि 20 नंबर आपको प्राप्त होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि द्विवेदी युगीन काव्य को, द्विवेदी युगीन काव्य को मतलब जो द्विवेदी युग है हिंदी साहित्य का, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। ये बात भी जान लीजिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। भारतेंदु किसके नाम पर पड़ा है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है नाम पर पड़ा है। चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में होता है और 1850 से जनरली सामान्यतः मान लिया जाता है कि भारतेंदु युग का प्रारंभ हो जाता है, गद्य काल की शुरुआत हो जाती है। ठीक, वहीं बात की जाए प्रसाद युग किसके नाम पर पड़ा है तो प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम पर पड़ा है। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नाम पर पड़ा है। प्रेमचंद युग प्रेमचंद जी के नाम पर पड़ा है। ठीक, प्रेमचंदोत्तर युग मतलब प्रेमचंद के बाद वाला युग, शुक्लोत्तर माने शुक्ला जी के बाद वाला जो युग आया है। इसी प्रकार से ये आपको चलेगा। ठीक, छायावादी कवि जो होंगे उनमें जैसे प्रसाद पर निराला है तो चार स्तंभ भी हैं, महादेव वर्मा, ठीक है, जो है बृहत्त्रयी में आते हैं प्रसाद पर निराला है तीनों। हालांकि ये सब बातें अभी आगे चल करके हम समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया कि द्विवेदी युगीन काव्य अर्थात जो काव्य द्विवेदी युग में लिखे जा रहे थे उस काव्य को जीवन की जय का काव्य किसने कहा है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से बन सकता है क्या
कि द्विवेदी युगीन काव्य को जीवन की जय का काव्य, जीवन की जय का काव्य किसने कहा है? तो ये बात किसने कही है? डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने कही। किसने कही है? डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने कही है। ठीक, तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो आप क्या लिखेंगे? मतलब पहले का कि जो है द्विवेदी युगीन काव्य को जगजीवन की मतलब कि जीवन की जय का काव्य किसने कहा? डॉक्टर राम शंकर त्रिपाठी जी ने कहा है। और द्विवेदी युगीन काव्य में आप देखेंगे जैसे मैथिली शरण गुप्ता जी हो गए और जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं हो ही गए, इसी प्रकार से अन्य कवि भी जो है इसमें सक्रिय रहते हैं और बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या हुई हैं, इतिवृत्तात्मक जो है एक प्रकार से इसकी विशेषता रही है, हालांकि आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया हुआ है? प्रयोगवाद का कालक्रम बताइए। प्रयोगवाद क्या है भैया? सबसे पहले आप समझो, आप शुरुआत से हम बता दें आपको कि जो है क्या क्या युग रहा है। सबसे पहले आप सोचिए, जो सबसे पहले का काल रहा है आपका हिंदी साहित्य की जो शुरुआत होती है, अगर जनरली देखा जाए तो आदि काल जो है आपका, आदि काल 1000 से शुरू होता है और लगभग जो है कितने साल तक चलता है? मतलब कि 743 से कुछ सालों तक चलता है वो। तो खास करके अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने आदिकाल का जो समय काल माना है, आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल ही कहा है। ठीक, तो आदिकाल का जो समय उन्होंने माना है 1050 से लेकर के, हालांकि पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम्स में, लेकिन शुरुआत आप मान लीजिए हिंदी साहित्य का तो 1050 से लेकर के संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक का जो समय है, 1375, ठीक, वो विक्रमी का जो संवत है। और विक्रमी में से जब आपको जैसे कि मान लेते हैं विक्रम संवत दिया है, उसको आपको सन में चेंज करना, तो कैसे चेंज करोगे? आपको उसमें से 57 जो है घटा देना है। कहने का मतलब ये है कि 1050 से अगर आपको 57 घटाना है, मतलब 57 अगर आप घटा देंगे तो आपका जो है ईस्वी वाला सन जो होगा वो निकल आएगा। तो 1050 से अगर आप 57 घटाओगे तो लगभग जो होगा आपका कितना आ जाएगा? 900 के आसपास, मतलब कि एक प्रकार से 50 वो तो घट ही गया और 7 और घट जाएगा आपको, तो 993 के आसपास आपका पड़ेगा। तो वहाँ से प्रारंभ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। ठीक है, 4 भागों में बांटते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक आदिकाल। उसके बाद में ये बताते हैं दूसरा काल जो आता है वो है पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने एक नाम दिया भक्ति काल। क्या नाम दिया भाई? भक्ति काल। और भक्ति काल की बात करें तो 1375 विक्रमी से लेकर के 17, मतलब कि 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक का जो समय काल है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार, और यही मान्य भी रहा है। और बात करें अगर उत्तर मध्यकाल की, उत्तर मध्यकाल जो इसके बाद आता है, उत्तर मध्यकाल का मतलब यहाँ पर है रीतिकाल से। रीतिकाल मेरे प्यारे दोस्तों, रीतिकाल की बात जो करें तो संवत 1700 विक्रमी से लेकर के प्रारंभ होता है और संवत 1900 विक्रमी तक जो है ये चलता रहता है। उसके बाद में अगर बात करें हम तो आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है, आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है मेरे प्यारे दोस्तों कब से होती है? 1900 संवत 1900 विक्रमी से जो है वो शुरुआत होती है। किसकी? आधुनिक काल की शुरुआत होती है, जिसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। और 19 जो है आधुनिक काल की शुरुआत कब से होती है? 1900 से शुरू होती है, मतलब विक्रमी से, और अब तक का जो समय काल है ये गद्य काल के, मतलब कि आधुनिक काल के नाम से ही जाना जाता है। अब आधुनिक काल के ही कई खंड हैं। आधुनिक काल के आप देखेंगे जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने इसका काल विभाजन किया है। डॉक्टर नगेंद्र का जो सर्वमान्य मत है वो उसमें देखेंगे आप जैसे कि पुनर्जागरण काल एक है। तो पुनर्जागरण काल जो है आपका बात की जाए भारतेंदु युग के नाम से जो जाना जाता है 1857 ईस्वी से। भारतेंदु युग कब से कब तक है? 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है ये पड़ता है भारतेंदु युग। चूँकि भारतेंदु जी का जन्म जो होता है 1850 में होता, तो बहुत सारे विद्वान 1885 मानते हैं क्या जो है भारतेंदु युग की शुरुआत। लेकिन 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। तो जब भी कोई समाज में क्रांति होती है तो एक प्रकार से समाज का एक प्रकार से जो नज़रिया होता है बदल जाता है, समाज का दृश्य बदल जाता है। चूँकि समाज जो होता है साहित्य का ही दर्पण होता है, इसीलिए जब समाज में परिवर्तन होता है तो साहित्य में भी परिवर्तन होता है। इसको लेकर के डॉक्टर नगेंद्र ने क्या करा है, उन्होंने 1857 से जो है माना है। ठीक, तो बात ध्यान रखेंगे 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी का जो समय काल है ये रहा है पुनर्जागरण काल, या फिर भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ठीक, हिंदी साहित्य में। आगे अगर बात करूँ आपका 1900 ईस्वी से जो लेकर के प्रारंभ हो जाता है, 1900
1900 से और 1918 तक का जो समय काल है, 1900 से 1918 तक का जो समय काल है ईस्वी का, ईस्वी सन में बता रहा हूँ, ईस्वी सन, इसको जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल, या इसी को क्या कहते हैं, द्विवेदी युग कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो जो एक प्रकार से किसके सदस्य बने भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो होते हैं वो एक पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, उसका संपादन प्रारंभ करते हैं और हिंदी साहित्य मतलब हिंदी भाषा जो है उसको मजबूत करने का प्रयास उन्होंने किया। तो यहीं से इसीलिए इसको क्या कहता है, जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, द्विवेदी युग जिसको आप कहते हैं, ठीक जो है आधुनिक भाषा में। द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। आगे अगर डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से मैं बताना चाहूँ तो आगे जो इनका काल आता है, इन्होंने क्या कहा, जो अगला काल आएगा द्विवेदी युग के बाद उसका नाम क्या है, छायावाद। अब छायावाद की जो समय सीमा मेरे भाई, छायावाद की जो समय सीमा है, छायावाद या छायावाद काल बोल सकते हो इसको, छायावाद की समय सीमा जो है 1918 ईस्वी से प्रारंभ होती है और 1938 तक जाती है। कब तक, 1938 तक जाती है। कहीं कहीं पर 37 मिलता है किसी किसी बुक में। वैसे छायावाद का समय कहीं कहीं पर 1921 से 1936 आपको मिलेगा, तो कोई भी मिले आप खुद से एग्जैक्ट जो होगा, आप अगर 18 से 38 बता देंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक। वैसे अगर आपको 21 से 36 बता दें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, अगर वैसे बताना चाहें तो, ठीक। लेकिन अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आप बताएंगे, मान्य मत है डॉक्टर नगेंद्र का भी, तो 1918 से 1938 ये जो हो गया छायावाद का समय काल हो गया। आगे बात करें हिंदी साहित्य में एक समय और आता है छायावाद के बाद में, क्या आता है, छायावादोत्तर काल आता है। छायावादोत्तर मतलब कि छायावाद के बाद के काल को छायावादोत्तर काल कहते हैं। अब छायावादोत्तर काल को जो है उन्होंने मतलब कि इन्होंने कितने भागों में बांटा है, इन्होंने 2 भागों में बांटा है। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। एक तो प्रगतिवादी मतलब कि प्रगति प्रयोग युग और एक नवलेखन युग। तो प्रगति प्रयोग युग को 1938 ईस्वी से लेकर के चलता है, कब तक, 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी तक जो है चलता है ये वाला, ठीक। उसके बाद में 1953 से आगे का युग जो है वो नवलेखन युग के नाम से जाना जाता है। इसी में आप देखते हैं सठोत्तरी कविता, तो 1960 ईस्वी के जो बाद कविताएं लिखी जा रही हैं उसी को सठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछें कि सठोत्तरी कविता किसे कहते हैं, जिसकी रचना या प्रकाशन 1960 ईस्वी के बाद में हुआ हो, ऐसी रचना जिन रचना का प्रकाशन 1960 ईस्वी के बाद हुआ हो उसको सठोत्तरी कविता कहते हैं। आपसे पूछे नई कविता, इसी में आप देखेंगे अगर आपसे पूछे नई कविता का काल विभाजन बताइए, नई कविता क्या है, नई कविता कब से कब तक है, तो 1953 ईस्वी से लेकर के 1953 से 1960 तक का जो समय काल है उसमें जो कविताएं लिखी गई उन कविताओं का काल जो है ये नई मतलब की कविता का काल रहा है 1953 से 1960, ठीक। और इसके बाद की बात की जाए तो प्रयोगवाद जो चला है आपका, मुख्य रूप से मैं बात करूं अगर प्रयोगवाद की, तो प्रयोगवाद का समय काल कितना है, 1943 से लेकर के 1953, 1943 से 1953 जो है ये क्या रहा है, प्रयोगवाद रहा है। 1900 बात की जाए प्रगतिवाद आपसे पूछा गया था, सॉरी प्रयोगवाद का कालक्रम पूछा गया था ना, तो प्रयोगवाद कब से कब तक है, 1943 से 1953 है, या 1952 बोल सकते हैं आप, 1952, ठीक। और 1937 से लेकर के प्रगतिवाद की अगर बात की जाए तो 1937 से लेकर के आपका कितना पड़ता है, 1937 से 1943 तक, ठीक है। 1942 है फिर 43 तक, 42 तक, 42 बोल दीजिए इसको, चूंकि 43 यहाँ पर हो जाएगा, चाहे 42 या 43, 1937 से 1942 तक या 43 तक जो है प्रगतिवाद रहता है। प्रगतिवाद के बाद में प्रयोग आता है तो 1943 ईस्वी में 52 तक चलता है, फिर 53 में आ जाता है आपकी नई कविता जो कि 1960 तक चलती है। उसके बाद में 60 के बाद में जो कविताएं लिखी जाती है उनको सठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने तमाम सारी बातों को समझा और जाना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के हमने एक ही बार में सारी चीज़ों को, आपका डाउट जो था वो क्लियर कर दिया। आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि हिंदी काव्य के आधुनिक काल का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हिंदी साहित्य में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने ही किया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन जो हुआ है वो कब से प्रारंभ किया, तो 1903 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से मेरे प्यारे दोस्तों वो संपादन प्रारंभ करते हैं। कब से, 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी जो होते हैं वह जो है क्या कर देते हैं, क्या कर लेते हैं मेरे भाई, वो जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसीलिए कुछ विद्वान 1903 ईस्वी से द्विवेदी युग माना करते हैं। द्विवेदी मंडल आपसे पूछा सकता है कि द्विवेदी मंडल के किन्हीं 3 कवियों के नाम या किन्हीं 4 कवियों के नाम बताएं, तो 3 कवि के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो मैथिलीशरण गुप्ता जी, एक रामचरित उपाध्याय जी और एक गिरधर शर्मा नवरत्न जी, ठीक है।
गिरधर शर्मा का एक नाम है नवरत्न, तो गिरधर शर्मा नवरत्न फेमस कवि हैं। रामचरित उपाध्याय फेमस कवि हैं द्विवेदी मंडल के, और मैथिली शरण गुप्ता जी, ये 3 फेमस कवि हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि, जो जिनके नाम पर ही ये युग पड़ा। ठीक, तो ये हो गए आपके। तो ये 4 कवि 5 कवि ऐसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनके नाम याद रखिएगा। ठीक, हर एक कवि के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के बारे में अगर पूछ ले कि 2-3 रचनाएं लिखी इनके, तो एक तो विद्या विनोद इनकी लिख देना, एक देवी स्तुति लिख देना, एक नगरी लिख देना, एक काव्य मंजूषा। ये 4 रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपके सामने जो हमने बताई, ये कहाँ तक उचित थी, ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, पंत जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? पंत जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बात कर रहा है। पंत जी का मतलब यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत से है। पंत जी का जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो पंत जी का जन्म हुआ था 21 मई को। कहाँ पर कब हुआ था? 21 मई को इनका जन्म हुआ था। और सन कौन सा है? 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी को 21 मई का दिन था, 21 मई तारीख थी, उस दिन इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। अल्मोड़ा जिला पड़ता है, कसौनी नामक ग्राम अल्मोड़ा जिले में है, वहीं पर पंत जी का जन्म हुआ था। पंत जी के माता पिता का नाम अगर बताना चाहें आपको, तो श्रीमती सरस्वती देवी इनकी माता का नाम था, और पिता का नाम था पंडित गंगाधर दत्त। तो पिता का नाम पंडित गंगाधर दत्त और माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी सुमित्रानंद पंत के था। पंत जी की बात की जाए तो एक प्रकार से महान कवि के साहित्य में विशेष दिलचस्पी थी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है मतलब कि आपसे पूछे कि पंत जी को किस महान कवि के साहित्य में विशेष दिलचस्पी थी, तो आप लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य में विशेष दिलचस्पी थी। आपसे पूछे कि रूपाभ नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो जो है काला कंकार अवध से प्रकाशित होती थी इनकी रूपाभ नामक पत्रिका, जो कि पंत जी की है। आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कि पंत जी को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो चिदम्बरा पर मिला है। किस पर मिला है भाई? चिदम्बरा पर मिला है। कब मिला है? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों जो है पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रकृति निरीक्षण से पंत जी को कविता करने की प्रेरणा भी मिली है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि इनको कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो आप लिखेंगे कि प्रकृति निरीक्षण से इनको कविता करने की प्रेरणा मिली है। आपसे पूछे पंत का काव्य संग्रह गुंजन जो था वो कब प्रकाशित हुआ, तो गुंजन 1932 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और पंत जी का जो देहावसान अर्थात इनकी जो मृत्यु हो गई थी 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को पंत जी की मृत्यु हो गई थी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि पंत जी का एकमात्र उपन्यास इन्होंने लिखा था, तो उस उपन्यास का क्या नाम है? पंत जी का एकमात्र उपन्यास इन्होंने लिखा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हार। क्या नाम है भाई? हार उसका नाम है। क्या नाम है? हार नाम है। हार कौन सा नाम है? उपन्यास का नाम क्या है? हार है। उपन्यास क्या होता है यही पर आपको बता दूं, उपन्यास वह कृति होती है जैसे कि जो कथा होता है, एक कहानी होती है, एक उपन्यास होता है। कहानी छोटी होती है और उपन्यास जो होता है बड़ा होता है, तो कहानी का बप्पा बोल लो उपन्यास को। ठीक, तो ये बात ध्यान रखोगे। तो पंत जी का एकमात्र उपन्यास है हार। 1960 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हार नामक उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ था, जो कि पंत जी का एकमात्र उपन्यास है। ठीक, आपसे पूछे कि लोक जीवन का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो मतलब कि लोक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है लोकायतन को। किसको? लोकायतन को। किसकी रचना है भाई? ये लोक जीवन का महाकाव्य है। कौन? लोकायतन। किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। कब प्रकाशित हुई? 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में प्रकाशन में आई। कौन? जो है पंत जी की रचना महाकाव्य है, जो कि लोकायतन। ओके, ध्यान रखेंगे। पंत जी को एक और जो है कृति पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो लोकायतन पर ही सम्मानित किया गया था। तो लोकायतन जो का एक महाकाव्य है, इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पंत जी को दिया गया था। कब? 1965 ईस्वी में। चूंकि 1964 में यह प्रकाशित होती है और उसके एक साल के बाद में 1965 ईस्वी में इसी रचना पर, लोकायतन रचना पर ही इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? सुमित्रानंद पंत जी को। एक बात हमने आपको बतानी भूल गए, आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सके या फिर कभी भी ऐसे कोई प्रश्न आपसे बन सकता है। कैसे प्रश्न कि सुमित्रानंद पंत के बचपन का नाम क्या था, तो सुमित्रानंद पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। क्या नाम था भाई? गोसाई दत्त इनके नाम बचपन का नाम था, तो ये बात ध्यान रखेंगे।
आपसे तो ये चीज़ें हमने आपको बता ही दी। तो आपसे एक प्रश्न और बन सकता है, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं संकलित है ना, आपके पाठ्यक्रम में जो भी कविताएं, तो मैं आपको यहीं पर बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में आप अपने पाठ्यक्रम को अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको अगर पाठ्यक्रम अपना ढूंढना ही है तो आप जो अपनी यूनिवर्सिटी संबंधित विद्या ले लीजिए, या फिर जो गाइड वगैरह आती है उसको ले लीजिए, सीरीज ले लीजिए। उसी सीरीज में अगले पेज पर, फर्स्ट पेज पर ही आपको आपका सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें से आप अपने सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस में जो रचनाएं, जो जिस कवि की संकलित होगी, जो कविताएं, उन कविताओं को याद कर लीजिएगा, कहाँ इनकी ये कविता आपके पाठ्यक्रम में, मतलब जैसे आपसे पूछेगा कि आपके पाठ्यक्रम में पंत जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं बताएं, तो आपसे लगभग 5 कविताएं संकलित होंगी। जैसे कि मैं बताऊं कि जो है किसी किसी विश्वविद्यालय में, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में जो पंत जी की पाठ्यक्रम में जो 5 रचनाएं संकलित है, पहली है कौन सी, प्रथम रश्मि, दूसरी कौन सी है, नौका विहार, तीसरी कौन सी है, परिवर्तन, चौथी कौन सी है, आ धरती कितना देती है, और पांचवी कौन सी है, ताज। तो ये तो बता दिया हमने जो है एक सिलेबस के अनुसार, लेकिन आप अपने सिलेबस में एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में जो हमने बताया वो है, नहीं तो आप दूसरे तरीके से क्या करेंगे, आप जो है अपने हिसाब से जो आपके पाठ्यक्रम में जो है संकलित काव्य रचनाएं होंगी, उन काव्य रचनाओं को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि हाँ इनकी ये रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम से बनता रहता है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपके पाठ्यक्रम में निराला जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। आपके पाठ्यक्रम में निराला जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित है, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो भाई अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो पहली रचना इनकी कौन सी संकलित है, जूही की कली। दूसरी रचना कौन सी इनकी, बादल लाख फर्स्ट। ओके, तीसरी रचना कौन सी है, जागो फिर एक बार, ये पहला जो है फर्स्ट एक ये पाठ्यक्रम में संकलित है। चौथी रचना कौन सी है, दान है। और पांचवी कौन सी, स्नेह नजर बह गया। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं। हालांकि मॉडल पेपर जो है ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध है, सभी विश्वविद्यालय में ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे कि आपके पाठ्यक्रम में निराला जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित है, आपके पाठ्यक्रम में इनकी कौन सी रचनाएं संकलित है। सभी कवियों के बारे में पूछेगा आपसे कि किसकी क्या क्या संकलित है। वैसे मैं बता दूं आपको, मैथिली शरण गुप्त जी की मातृभूमि, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, बेदनी तू भी बली बनी, दोनों और प्रेम पलता है, दरसों परसों घन बरसों, ये 5 कविताएं हैं। जयशंकर प्रसाद का लज्जा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। सुमित्रानंद पंत का प्रथम रश्मि, नौका विहार, परिवर्तन, आ धरती कितना देती है, ताज, 5 कविताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली, बादल लाख फर्स्ट, जागो फिर एक बार फर्स्ट, दान, स्नेह बह गया, ये संकलित है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जनतंत्र का जन्म, और दूसरी है परशुराम की प्रतीक्षा, तीसरा नेता, चौथा आलोक धन्य, पांचवा अभिनव मनुष्य, कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और छठवां है साहित्य सच्चिदानंद हिरण्यवास नग्गी का कुरुक्षेत्र का छठा, मतलब कि उनके 5 कविताएं, नदी के दीप पहली, दूसरी कलगी बाजरे की, तीसरा नया कवियात्म स्वीकार, चौथा सामग्री का नैवेद्यान, और पांचवा हिरोशिमा। ये इतनी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जो हमने आपको बता दिया। कुछ द्वित पाठ के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित होते हैं, उनकी से व्याख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक, तो आपके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें संकलित हो आप अपने हिसाब से उसको सभी कवियों का याद कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर बात आ गई निराला जी की, तो निराला जी की 5 कविताओं के बारे में हमने बताया। निराला जी की बात की जाए, निराला ने गंगा पुस्तक माला में किसके साथ काम किया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निराला जी ने किस जो है पुस्तक माला में कार्य किया था। तो गंगा पुस्तक माला में श्री दुलारे लाल भार्गव के साथ क्या किया था, काम किया था। निराला जी का जन्म कब हुआ था, 21 फरवरी। निराला जी का जन्म जो हुआ था 21 फरवरी का दिन था। 21 फरवरी 1899 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1899 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती। कहाँ पर, प्रयागराज में। इनके पिता का नाम क्या था, राम सहाय त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम जान लेते हैं। अगला प्रश्न आपके देखें, अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई क्या, कि केदारनाथ अग्रवाल की गद्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी गद्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। तो गद्य कृतियों को समझ लीजिए कि हाँ, जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं इनकी गद्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ओके, इनको समझ लीजिए, केदारनाथ अग्रवाल की जो गद्य कृतियाँ हैं। तो देखिए, पहली आप लिखेंगे क्या भाई, पहली कृति आप लिखेंगे, सीधे सीधे लिखिएगा मेरे भाई, कौन कौन सी कृति है। पहली गद्य कृतियों के बारे में, गद्य माने होता है जो कि एक प्रकार से कहानी, उपन्यास, ये सब चीज़ें होती हैं, ये गद्य कृतियाँ हैं। पहली है कौन सी, मैं बता दूं, पहली मतलब उन्होंने लिखी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से पहली जो मैं बता रहा हूँ, पहली लिखिएगा, बस्ती खिले गुलाबों की। ये पहला गद्य इनका, क्या, बस्ती खिले गुलाबों की।
पहला हमारे हिसाब से। दूसरा क्या है भाई, समय समय पर, दूसरी रचना। तीसरी रचना क्या है, विचार बोध, क्या, विचार बोध। चौथी लिख लीजिएगा विवेक विमोचन, चौथी क्या है, विवेक विमोचन लिख लीजिए। पांचवी कौन सी लिख लीजिए आप, पांचवी लिख लीजिए जो है पतिया, क्या लिखेंगे, पतिया। छठवीं रचना आप इनकी लिख लीजिए गद्य की, बैलबाजी मार ले गए, क्या, बैलबाजी मार ले गए। सातवां आप लिख लीजिए जो है मित्र संवाद, ये पत्र साहित्य है इनका, तो मित्र संवाद ये हो गया आपका। इसकी जो है इतना लिख लीजिएगा, बहुत है, और 50 शब्दों में ही लिखना, तो इतना हो गया। आप लिखेंगे केदारनाथ अग्रवाल की गद्य रचनाओं का नामोल्लेख इस प्रकार से है। उसमें आप लिखेंगे बस्ती खिले गुलाबों की, समय समय पर, विचार बोध, विवेक विमोचन, पतिया, बैल बाजी मतलब बाजी मार ले गए, और मित्र संवाद, पत्र साहित्य है ये इनका। तो ये आप केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का नामोल्लेख कर सकते हैं बड़े आसानी से। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है मेरे भाई, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि केदारनाथ जो है अग्रवाल के काव्य संग्रहों का नाम। तो इसी में से आपसे मतलब आगे प्रश्न बन सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल के क्या जो है काव्य संग्रहों के नाम बताइए, काव्य संग्रह के। तो काव्य संग्रह के नाम फटाफट से नोट डाउन करिए। पहला काव्य संग्रह युग की गंगा, क्या है भाई, युग की गंगा। दूसरा क्या है भाई, नींद के बादल, दूसरा क्या है, लिख लीजिए नींद के बादल। तीसरा कौन सा हो गया आपका, लोक और आलोक, क्या, लोक और आलोक। चौथा कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जी हाँ, फूल नहीं रंग बोलते। चौथा। पांचवा फटाफट से नोट डाउन करिए, पांचवा आग का आईना, क्या भाई, आग का आईना। पांचवा कौन सा है, आग का आईना। फिर और छठवा आपका कौन सा होगा, छठवा, छठवा मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, देश विदेश की कविताएं, देश विदेश की कविताएं, काव्य संग्रह क्या है, देश विदेश की कविताएं। सातवां काव्य संग्रह अग्रवाल जी का, सातवां कौन सा है, सातवां है गुल मेहंदी, सातवां क्या है भाई, गुल मेहंदी। आठवां कौन सा है, आठवां कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, आठवां है पंख और पतवार, क्या, पंख और पतवार, क्या है, पंख और पतवार आठवां। नौवां देखें भाई, नौवां देखें फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नौवां देखें बम्बई का रक्त स्नान, नौवां क्या है, बम्बई का रक्त स्नान, नौवां बम्बई का रक्त स्नान। दसवां देखें फटाफट से, दसवां, दसवां काव्य संग्रह हे मेरी तुम, दसवां क्या है, हे मेरी तुम। ग्यारहवां देखें फटाफट से, ग्यारहवां, ग्यारहवां मार प्यार की थापें, मार प्यार की थापें, मार प्यार की थापें, ग्यारहवां काव्य संग्रह। बारहवां काव्य संग्रह केदारनाथ जी का, बारहवां काव्य संग्रह कौन सा है, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, बारहवां काव्य संग्रह। तेरहवां काव्य संग्रह लिख लीजिए फटाफट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोल बोल अबोल, बोल बोल अबोल। इनमें से अगर आपको 10-5 भी याद हो गए तो आप एग्जाम्स में तीर चला दोगे मेरे भाई, क्या चलाओगे, दोगे, तीर चला दोगे, ओके। केदारनाथ जी की एक रचना मुझको याद आ गई, कौन सी, कि गिरगिट बैठे सिंहासन पर गदे लगाते तेल, और बीन बजाते बाज महोदय मगर चलाते रेल। यह देखो कुदरत का खेल, कल के त्यागी आज की बगुले, जुटे गोमती तीर, चांदी सोने के जूतों में पका रहे हैं खीर। ठीक, मतलब कि गिरगिट, गधे, बाज, मगर, बगुले, चांदी, सोना तथा खीर, सबके सब प्रतीक युक्त जो है प्रयुक्त यहाँ पर किए गए हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने अपने प्रतीकात्मक भाषा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, किसने, केदारनाथ जी ने। 14वां इनका काव्य संग्रह लिखिए फटाफट से, 14वां कौन सा है, जमुन जल तुम, 14वां क्या है, जमुन जल तुम। 15वां लिखिए फटाफट से, 15वां, 15वां क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बोल बोल अबोल। 16वां क्या है, 16वां है आपका जो सिलाएं तोड़ते हैं, क्या, जो सिलाएं तोड़ते हैं। 17वां नोट डाउन करिए, 17 नंबर, 17 नंबर आत्म जो है आत्मगंध, 17 नंबर जो है काव्य संग्रह इनका है। 18वां नंबर लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इनमें से 10 मतलब 4-5 अगर 10 तक याद हो गए तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। 18वां है क्या, अनहारी हरियाली, क्या, अनहारी हरियाली। 19वां लिख लीजिए फटाफट से, अग्रवाल का काव्य संग्रह खुली आंखें खुले डैने, क्या, खुली आंखें खुली डैने, खुली आंखें खुली डैने केदारनाथ अग्रवाल जी का है। आगे देखें 19वां काव्य संग्रह इनका, 20वां काव्य संग्रह क्या, पुष्पदीप, क्या, पुष्पदीप, 20वां काव्य संग्रह पुष्पदीप। एक बार अभी वीडियो को देख लीजिएगा, दूसरी बार जब वीडियो को देखिएगा अपलोड हो जाएगी इसके बाद में, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक। अभी आप लोग सुनते जाइए केवल, ठीक। चलिए 20वां क्या है, 20वां पुष्पदीप। 21वां आप हमारे साथ आप लोग बोलते रहिएगा, 21वां क्या है, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, क्या, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी केदारनाथ अग्रवाल की। एक प्रकार से ये 21वां काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से आपके सामने हमने इनके काव्य संग्रहों के बारे में बता दिया। तो आपसे इनके बारे में कुछ भी पूछा जाए, और केदारनाथ अग्रवाल को बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिला है,
आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा आगे चल करके। तो अब उसके इनके सम्मान के बारे में हम नेक्स्ट आगे चर्चा लघु उत्तरीय में प्रश्नों को दिया हमने, तो उसका उत्तर देखेंगे। ओके, आगे समझते हैं। अगला है कि प्रसाद की सौंदर्य चेतना को परिलक्षित करने वाली कोई एक पंक्ति बताएं। तो प्रसाद की सौंदर्य चेतना को परिलक्षित करने वाली एक पंक्ति क्या बता सकते हैं आप मेरे प्यारे दोस्तों? एक पंक्ति में यहाँ पर आप बता सकते हैं प्रसाद के बारे में क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों? कि नील सुकुमार बीच मतलब कि नील जो है क्या है, नील परिधान, जी हाँ, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हों जो बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मतलब ये रचना जो है ये आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि नील परिधान बीच सुकुमार, एक जो है परिधान माने होता है कपड़ा, नीला नीला कपड़ा पहने हुए जो मनु है और श्रद्धा है। तो श्रद्धा जो है नीला नीला वस्त्र धारण की हुई है, परिधान पहने हुई है और बैठी हुई, थोड़ा सा कपड़ा जो है उनका फटा हुआ है और उसी के बीच से उनकी कोमल त्वचा जो है गुलाबी कलर की दिखाई पड़ती है। उसको देखने के बाद में जो मनु होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हारी त्वचा तो ऐसे लग रही है मानो, किस प्रकार से लग रही है कि मानो आकाश में क्या हुआ हो, जो है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, जो बिजुली खिले हों जो बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जब ऐसा लग रहा हो कि मानो बादल छाए हुए हैं और उसी बादल में से क्या हुआ हो, नीला नीला बादल हो गया हो और उसी नीले बादल में क्या हो, बिजुली चमक रही हो गुलाबी कलर की। इस प्रकार से तुम्हारे कपड़े फटे होने के कारण से तुम्हारा जो एक प्रकार से शरीर है उस शरीर चमक रहा है उसी बिजली की भांति, ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है जो शंकर प्रसाद ने बताया है। तो ये रचना मतलब ये पंक्ति आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रसाद जी की सौंदर्य चेतना को परिलक्षित करने वाली कोई एक पंक्ति, तो ये पंक्ति आप नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हों जो बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रसाद जी के बारे में आपसे और बातें आपको बता दूं। प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था मेरे पास दोस्तों, बताएं फटाफट से। प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? सभी लोगों को पता होगा। प्रसाद जी का जन्म और प्रसाद जी की मृत्यु, मात्र 47 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष में? मात्र 47 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप लोग बताओ इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखने का प्रयास करो, जितने भी लोग देख रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा इसका जन्म तिथि और ना ही इनके जो है मृत्यु के बारे में। हम बता दूं कि इनका क्षय रोग से लास्ट में ग्रसित हो जाते हैं। सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे ये। ठीक, इनकी प्रथम रचना 1906 ईस्वी में बनारस के भारतेंदु पत्र में प्रकाशित होती है और इनकी ये मासिक पत्रिका का संपादन भी करते थे, उसका नाम है इंदू नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। प्रसाद जी ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे और प्रसाद जी को प्रथम पुरस्कार जो मिला है इनकी रचना उर्वशी से प्रारंभ हुआ है। उर्वशी को इसने अपना प्रथम परिश्रम और पाठकों के लिए प्रथमोपहार कहा है। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। आपसे एग्जाम से पूछे तो आप बता दीजिएगा कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता सर्ग। और आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का कौन सा सर्ग संकलित है? तो लज्जा सर्ग संकलित है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। और प्रसाद जी को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है कामायनी रचना पर। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है। कामायनी को ही क्या कहा जाता है? दूसरा रामचरितमानस भी कहा जाता है। तो ये बात, इतनी बातें जो कि इंपॉर्टेंट थी हमने आपके सामने कह सुनाई। अब आप लोगों के जो है उत्तर आ रहे हैं फटाफट से, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए, जो लोग अभी नहीं बताए हैं तो देख करके ही आप लोग लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखो मेरे भाई, आ गया अगला प्रश्न आपके सामने। किसको लेकर के आगे आ गया मेरे भाई? किसको लेकर के प्रश्न आ चुका है? आज्ञे जी को लेकर के अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तार सप्तकों को संपादन करने का श्रेय किसको है? तो तार सप्तकों का प्रकाशन मतलब संपादन करने का श्रेय किसको है? आज्ञे जी को है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी को जो है संपादन का श्रेय है। पहला तार सप्तक जो है 1943 ईस्वी में प्रारंभ होता है और यहीं से प्रगतिवाद का शुरुआत भी हो जाता है। तो मतलब प्रयोगवाद का। तो आज्ञे जी किस युग के प्रतिष्ठापक हैं? आपसे पूछेगा तो प्रयोगवाद के प्रतिष्ठापक हैं। 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद की जो है शुरुआत हो जाती है और प्रयोगवाद जो है 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक माने होता है 7 कवियों का एक प्रकार से एक विचारधारा से के तहत वो लोग रचनाएं लिखा करते थे और उसमें आज्ञे जो थे उन्होंने संपादन किया था। तो उनके मतलब जो रचनाएं संपादित होती थी तार सप्तक से प्रकाशित होती थी। तो इस प्रकार से जो है 7 कवियों का एक समूह मान सकते हैं इसको सप्तक को। तो 1943 में पहला, उसके बाद में 8 सालों के बाद में आप देखेंगे 1951 ईस्वी में
1900 कितने ईस्वी में भाई, 1951 ईस्वी में आप देखेंगे इसमें से 8 जो, हाँ 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक, और 1959 ईस्वी में आप देखेंगे 1959 ईस्वी में तीसरा तार सप्तक, और उसके बाद में 20 सालों के बाद में शायद 1979 ईस्वी में 79 में, ठीक है, ये प्रकाशित होता है तार सप्तक। 4 तार सप्तक प्रकाशित होते हैं। तो ये चीज़ें हमने बता दी। किसको श्रेय प्राप्त है, अज्ञे जी को। आपसे पूछे कि अज्ञे के कुल कितने कविता संग्रह हैं, तो अज्ञे के कुल मिलाकर के कितने कविता संग्रह हैं, 17 कविता संग्रह हैं। आपसे पूछ सकता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे इनका पूरा नाम है। अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था कुशीनगर के खुदाई शिविर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री, और माता जी का नाम क्या है, वयंती देवी। ओके, ये चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी इनको लेकर के हमने आपको बता दी। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिनकर जी कब तक राज्यसभा सदस्य रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो कब तक रहे, समय काल बताइए। तो 1952 ईस्वी से लेकर के 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य जो थे मनोनीत किए जाते हैं, मतलब बनते हैं, और 1964 ईस्वी तक जो है बने रहते हैं। लगभग बात की जाए तो ये 12 सालों का समय है। 12 साल का मतलब यहाँ पर 6-6 साल के जो है यहाँ पर सत्र होते हैं, किसके, राज्यसभा के। तो ये मतलब कि 2 सत्र जो थे, मतलब कि 2 लगातार क्या थे, 2 सत्र तक जो है ये लगातार जो है राज्यसभा के जो है सीट पर बने रहे, ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछे दिनकर जी का जो है कब तक राज्यसभा सदस्य रहे, तो 1952 में इन्होंने ग्रहण किया, और उसके बाद में 1964 ईस्वी तक ये राज्यसभा के सदस्य बने रहे। आपसे पूछे कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था 23 जो है सितंबर का तारीख है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में दिनकर जी का क्या होता है, जन्म होता है। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म होता है। तो कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार जो है ज़िले में, मतलब बिहार राज्य में, और एक मुंगेर जिला पड़ता है बिहार राज्य में, उसी ज़िले में हुआ था। उसमें एक गांव है सिमरिया, तो सिमरिया गांव में हुआ था, जो कि मुंगेर जिले में स्थित है बिहार में, ठीक। तो ये बात ध्यान रखें। इनके पिताजी का नाम था बाबू रवि सिंह। इनके पिताजी का क्या नाम था, बाबू रवि सिंह। और दिनकर जी का पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। किस युग के कवि हैं ये, तो छायावाद उत्तर युग के, मतलब छायावाद के बाद के कवि हैं। छायावाद जो काल है उसके बाद में आते, मतलब छायावादोत्तर के युग के कवि हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। और इनकी उच्च शिक्षा जो हुई थी पटना कॉलेज से हुई थी, पटना कॉलेज पटना में ही है, वहीं से हुई थी। बीए इन्होंने 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करी, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये बात की जाए तो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने हैं। और 1964 ईस्वी में जब ये राज्यसभा की सदस्यता जो होती है इनकी जाती है, उसके बाद में 1964 ईस्वी में ये तुरंत वहाँ से छोड़ते हैं और तुरंत भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्य भी किया है इन्होंने। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आलोक धन्या इनकी एक रचना है। आलोक धन्या जो है वो हुंकार जो है, आलोक धन्या जो है हुंकार जो कविता संग्रह है इनका, उसी में संकलित है। आलोक धन्या का रचना काल जो है 1940 ईस्वी में इन्होंने रचना लिखी थी, ठीक। आपसे पूछे नेता कविता दिनकर के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो नीम के पत्ते में संकलित है। ओके, तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी। ओके, आगे देखते हैं और भी मुद्दों को। आपसे पूछे परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में कितनी कविताएं हैं, तो 18 कविताएं उसमें संकलित हैं। ओके, तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में कितनी कविताएं हैं। तो परशुराम की प्रतीक्षा में हमने आपको पहले बता दिया कि कितनी कविताएं हैं, 18 कविताएं। कितनी कविताएं भाई, 18 कविताएं परशुराम की प्रतीक्षा में, ठीक। तो ये मुद्दा क्लियर हो गया आपका, ये मुद्दा क्लियर होगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लास्ट मतलब 10वां नंबर प्रश्न, कि सामग्री का नैवेद्य दान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। सामग्री का नैवेद्य दान जो कविता है आगे के द्वारा लिखी गई, सबसे पहले ही जानो, और इसमें इसका जो है कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि उक्त कविता में या फिर सामग्री का नैवेद्य दान नामक या फिर शीर्षक कविता में स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर की सच्ची आराधना अक्षय गुण एवं समर्पण में है, ना कि फूलों को तोड़कर समर्पित करने में है। मतलब जो एक प्रकार से जो रानी है या फिर जो कवि है, अर्थात जो कवि कौन है भाई इसके सामग्री के नैवेद्य दान के,
तो अज्ञे जी हैं। अब अज्ञे जी यहाँ पर ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप जो है मंदिर में फूल चढ़ाने जाओ, अगर आपका मन जो है सही तरीके से नहीं लगता, पुष्प चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, खूब ज़्यादा जो है खिलाओ पिलाओ जा करके भगवान को, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान का प्रसन्न होते हैं जब आप उनकी सच्ची आराधना करें, अच्छे गुण एवं समर्पण में रहें, फूलों को तोड़कर समर्पित करने वाले ना हो। आप जो है उनको श्रद्धा प्रेम इसके साथ पेश आओ, दूसरे के साथ जो है एक प्रकार से गलत कार्य ना करो, दूसरे को सही तरीके से ट्रीटमेंट करो। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं इसका केंद्रीय भाव रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इतना जो है एक प्रकार से आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और भी हम प्रश्नों को देख लेते हैं। अब यहीं पर आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, यहीं पर आपको कुछ मात्रा में चीज़ें मिलेगी। क्या मिलेंगे यहीं पर आपको, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, सॉरी लघु उत्तरीय टाइप के। अब इसी लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों में आप देखेंगे कि यहीं पर जैसे कि बात की जाए, अब यहाँ पर आपका अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न समाप्त हुआ। अब लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न में बढ़ते हैं। खंड बा, इन शब्दों को आपको 200 शब्दों में लिखना है। नोट ये बात यहाँ पर है, सभी प्रश्न यहाँ पर करने अनिवार्य हैं। यहाँ पर मज़ेदार बात ये है कि एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर एक जो है तरीके से मिलता है कि अगर आप पहला प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है कि ये वाला कर दीजिए उसके स्थान पर, ठीक, या फिर ये वाला अगर पता तो ये करिए, ये पता तो ये करिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें अच्छी चीज़ें दी गई हैं इन कविताओं में। पहला प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री जो है वो मूलतः कैसे हैं भाई। त्रिलोचन शास्त्री मूलतः गवई गांव के कवि हैं। त्रिलोचन शास्त्री मूलतः गवई गांव के जन के और किसान किसानी के कवि हैं। 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए, मतलब 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कवि और त्रिलोचन की सरलता, सहजता, स्वाभाविकता और विनम्रता सभी कुछ आकर्षक ही हैं। आप लिखेंगे कि वे तामझाम और बनाव बुनाव में विश्वास नहीं करते। कौन? त्रिलोचन जी। और शायद इसीलिए प्रकृति को अपने सबसे निकट पाते हैं। उन्हें मतलब लान का काटा छांटा तरासा गया निफूला अशोक इसीलिए एकदम पसंद नहीं है। उन्होंने तो उस गली कूचों अगवारे पिछवारे खलिहान फरवारे के अनाज से अमोले से ही आत्मिक अनुराग है, जो किसी जो है से कुछ मांगता नहीं है, बस अपनी ही रूप में बढ़ता ही चला जाता है। उन्हें तालाब का सिवार अपने हरियर पियर सौरा मतलब कि सौराह के प्रकृत रूप में ही ज़्यादा रुचता है, स्वर्ण राभ शैवाल के रूप में नहीं। और एक प्रकार से वो जो है जो कोई चीज़ें बताते हैं तो उसमें गांव की झलक होती है, मतलब वो जो गांव को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए वो गवई गांव के कवि कहे जाते हैं। इनकी एक जो है लोक रंजक का एक प्रकार से इनको देख सकते हैं कि हाँ इन्होंने एक जो है किस प्रकार से खेतों के बारे में बताने का प्रयास किया है, वो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। एक जो है लाइन है मैं आपके सामने बोलना चाह रहा हूँ, आप सुनिएगा इसको बड़े ध्यान से, कि चैती अब पककर तैयार है, खेतों के रंग बदल गए हैं, मटर उखड़ रही है, गेहूं जौ खड़े हैं, हवा में झूम रहे हैं। ये बात यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों का आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है एक अमोला इनकी रचना है, वो भी बड़ी फेमस रचना है, एक कविता संग्रह है उसमें। तो वहाँ पर भी कई सारी बातें जो है इनको लेकर के प्रकृति के जो है बड़े चितेरे कवि रहे हैं ये। तो ये किसानी के कवि हैं, चूँकि इन्होंने और बाकी बातें कही है कि भीजत बस काले जगत जड़ात उई धमात के जो है जेठे खेतीहर कई खाल, मतलब खेतों के बारे में ये बहुत अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो है एक व्यक्ति हैं विजय दिनकर द्विवेदी, इनके त्रिलोचन के ग्राम राग को केंद्रित करते हुए विजय दिनकर द्विवेदी जी कहते हैं कि उनका लगाव कठोर यथार्थ से ही नहीं है, वरन वे ममतालु माटी की उस प्रकृति से कहीं ज़्यादा गहराई तक जुड़े हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से प्रेमिल स्नेहिल स्वभाव वाली होती है। एक बार हाथ में लग जाने पर छूटती नहीं, और पौन घंटा मेहनत के पश्चात छूट भी जाए तो अपनी जो है सुवास से मधुरिमा से मंजुलिमा से मन प्राण को आह्लादित उमंगित किया करती है। ये कथन किसका है? विजय दिनकर द्विवेदी जी का है। इनके संबंध में कहा त्रिलोचन शास्त्री जी के। तो इस प्रकार से इसका व्याख्या आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से, मतलब इसकी जो है कर सकते हैं आप, बड़े आसानी से लिख सकते हैं इसका उत्तर। आगे देखते हैं अगला उत्तर। अगला जो है इसके यहाँ पर लिखा है कि धूमिल की काव्य भाषा की विद्रूपता पर प्रकाश डालिए। धूमिल कौन है भैया? धूमिल का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। क्या नाम है धूमिल का? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। तो आपसे वही पूछा गया, क्या पूछा गया?
अगर आज आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिलोचन शास्त्री के रचना संसार पर प्रकाश डालिए, तो त्रिलोचन शास्त्री का जो है रचना संसार क्या है? ये इनका पहला कविता संग्रह है धरती, जो कि 1945 में प्रकाशित होता है और 88 कविताएं उसमें संकलित हैं धरती में। दूसरा इनका काव्य संग्रह है गुलाब और बुलबुल, इसमें गज़लें और रुबाइयाँ संकलित हैं और इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। और इसके जब प्रथम प्रकाशन हुआ था उस समय 67 गज़लें थीं, 100 रुबाइयाँ थीं और नए संस्करण में इनकी संख्या भी बढ़ गई है। आगे अगर बात की जाए, तीसरा इनका जो एक प्रकार से जो संकलन है वो कौन सा है? सानेट संकलन है, वो दिगंत उसका नाम है, ठीक, 1957 में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है ताप के ताए हुए दिन, ये कविता संग्रह है इनका, 1980 में प्रकाशन में आया। शब्द है पांचवा कविता संग्रह इनका, इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में ही हुआ है। 1981 ईस्वी में इनका जो है एक प्रकाशन होता है, दूसरा सानेट संग्रह है उस जनपद का कवि हूँ, ये सानेट संग्रह है। सातवां है इनका अर्घान, ये प्रमुख कविता संग्रह इनका है अर्घान, जो किसका? त्रिलोचन शास्त्री जी का, 1984 में प्रकाशित हुआ। 1985 ईस्वी में जो है तुम्हें सौंपता हूँ कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। और तीसरा सानेट संग्रह है इनका, इसका प्रकाशन 1985 में हुआ, नाम है फूल नाम एक है, क्या? फूल नाम है एक, 1985 में प्रकाशन हुआ, तीसरा सानेट संग्रह है। अन कहानी भी कुछ कहानी है, कविता संग्रह है इनका, 10वां नंबर, 1985 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। चैती, ये शास्त्री जी का मतलब कि महत्वपूर्ण कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन 1987 ईस्वी में हो गया। सबका अपना आकाश, ये जो है एक प्रकार से 12वां कविता संग्रह है। ये कविता क्या है? ये गीत संग्रह कहा जा सकता है, 1987 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ है। 1948 से लेकर 1963 तक की रचनाओं का संकलन सबका अपना आकाश में किया गया है। अमोला एकमात्र अवधि इनकी रचना है, जिसमें 2792 का संग्रह किया गया है। बी थर्ड ईयर में आप जब जाएंगे तो आपको अमोला का एक कुछ खंड पढ़ना पड़ेगा। ओके, देश काल जो के नाम से जो है कहानियों का संग्रह इनका एक है, 20 कहानियाँ जिसमें संकलित हैं, 1986 में इसका प्रकाशन होता है। तो ये जो है त्रिलोचन शास्त्री के रचना संसार को लेकर के कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है, तो उसको हमने आपको बता दिया। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या था कि धूमिल की काव्य भाषा की विद्रूपता पर प्रकाश डालिए। धूमिल जो थे एक प्रकार से सुदामा प्रसाद पांडे, वो उनकी जो एक प्रकार से जो भाषा की विद्रूपता है वो बिल्कुल है। धूमिल ने तत्कालिक जीवन की विद्रूपताओं, विसंगतियों और मतलब कि कुत्सापूर्ण जीवन पद्धतियों के नग्न चित्रण के लिए कवि ने अश्लील भाषा का प्रयोग किया है। भाषा के अभिजात्य प्रयोग के लिए वे तनिक भी संकोच नहीं करते। अश्लील शब्दावलियों के प्रयोग से वे अपने मन के आक्रोश और गुस्सा को प्रकट करना चाहते हैं। धूमिल ने जीवन मतलब यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कहीं तो अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग धड़ल्ले के साथ किया है। उनके काव्य में विद्रूपता का एक उदाहरण आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, क्या है? इन्होंने लिखा कि नगर के मुख्य चौराहे पर शोक प्रस्ताव पारित हुए, हिजड़ों ने भाषण दिए, लिंग बोध पर, वेश्याओं ने कविताएं पढ़ी, आत्मबोध पर। इस प्रकार से इन्होंने लिखा। मतलब धूमिल का शब्द चयन जो है मारक क्षमता के अनुकूल होता है, फिर चाहे शब्द अभिजात्य भाषा के हों, चाहे गवारू भाषा के हों, चाहे अमर्यादित भाषा के हों, उन शब्दों का प्रयोग बड़े धड़ल्ले के साथ किया है इन्होंने। धूमिल की काव्य भाषा को व्याख्यात करते हुए जो है कवयित्री हैं डॉक्टर कुमुद मिश्रा। डॉक्टर कुमुद मिश्रा कहती हैं कि सठोतरी हिंदी कविता को धूमिल की एक बड़ी देन रही है। उनकी काव्य भाषा, उनके यह कविता यहाँ मतलब उनके यहाँ कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, इसीलिए कविता यहाँ शब्दों की बिसात नहीं बनती, वाणी की आँख बनती है। भाषा के अभिजात्य से पल्ला झाड़कर उसके परंपरागत ढांचे को ठोकर मारकर धूमिल ने निहायत घरेलू एवं ग्रामीण भाषा का प्रयोग कर सचमुच निर्धनता की भाषिक संपन्नता को सिद्ध कर दिया है। भाषा को अपने व्यंग्य शास्त्र की चोट से ऐसी तीक्ष्ण धार दी जिससे क्या हुआ, जिसने गुदगुदा कर मीठी चोट नहीं की बल्कि तीखा जो है दंश भरा है। जैसे एक उदाहरण अगर इनका मैं और बताना चाहूँ आपको, इन्होंने लिखा कि शहर की समूची पशुता के खिलाफ गलियों में नंगी घूमती हुई पागल औरत के गाभिन पेट की तरह सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार। अब गाभिन पेट की तरह ये अमर्यादित शब्दावलियाँ हैं जिसका प्रयोग इन्होंने धड़ल्ले के साथ किया है। तो धूमिल की काव्य भाषा में विद्रूपता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ठीक, तो ये बातें हमने आपको बता दी, इसका उत्तर आप इतने शब्दों में लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, केदारनाथ को प्राप्त सम्मानों पुरस्कारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो केदारनाथ अग्रवाल को जो सम्मान प्राप्त हुए थे उनको लेकर के यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, पहला जो सम्मान इनका है वो 1973 ईस्वी में मिला इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें कब किस रचना पर मिला है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। किस रचना पर मिला है?
फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना पर इनको क्या मिला है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कब मिला? 1973 ईस्वी में। ये काव्य संग्रह है। क्या? फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये काव्य संग्रह है इनका। किसका? केदारनाथ अग्रवाल जी का। दूसरा इनको पुरस्कार जो मिला है 1981 ईस्वी में इनको पुरस्कार मिला। दूसरा 1981 ईस्वी में जो दूसरा पुरस्कार मिला है वो कौन सा पुरस्कार था? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा पुरस्कार इनको दिया गया 1981 ईस्वी में। तीसरा पुरस्कार जो मिलता है इनको मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा सितंबर का महीना था 1981 ईस्वी में इनको एक सम्मान दिया गया था। वहीं बात करें जो चौथा सम्मान इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको जो मिला है 1986 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसको? केदारनाथ अग्रवाल जी को। कब मिला है? 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पांचवा जो पुरस्कार इनको मिला है वो मिला है मेरे भाई, कब मिला है? 1990 ईस्वी में मैथिली शरणगुप्त सम्मान से इनको नवाजा गया, केदारनाथ अग्रवाल जी को। वहीं बता दें छठवां इनका जो एक प्रकार से अवार्ड रहा है वो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का तुलसी सम्मान जो है मिला इनको 1990 ईस्वी में। वहीं सातवां जो इनका एक प्रकार से मेडल था, मतलब उपहार था, वो कौन सा था? हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, मतलब हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयागराज में है उसके द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब? 1992 ईस्वी में। किसको? केदारनाथ अग्रवाल जी को। वहीं आठवां जो इनका एक प्रकार से और लास्ट सम्मान जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा, झांसी में जो स्थित है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, उसके द्वारा डीलिट की उपाधि इनको 1996 ईस्वी में प्राप्त हो जाती है। ये थे केदारनाथ अग्रवाल जी के क्या? केदारनाथ अग्रवाल के मेरे प्यारे दोस्तों ये हैं केदारनाथ अग्रवाल के क्या जो है उपाधियां जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत करी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ही प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, धूमिल वाला हो गया ये। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, केदारनाथ को प्राप्त सम्मानों का ये पुरस्कार हो गया। अगला और करके दिया दूसरा, ये कर सकते हैं आप। दिनकर की राष्ट्रीय भावना में क्रांति का स्वर सर्वप्रमुख है, मतलब कि सर्वप्रमुख है, समझाइए। तो दिनकर की राष्ट्रीय भावना में बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। दिनकर जब रचनाएं लिखते हैं तो उनमें एक प्रकार से क्या हुआ है, दिनकर की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना में क्रांति का स्वर बिल्कुल जो है मुखरित हुआ है। जैसे कि इनकी रचनाओं में देखेंगे आप, दिनकर की कविता की मूल चेतना विशुद्ध राष्ट्रीय है और यह राष्ट्रीय चेतना इस स्तर तक पहुंच गई है मेरे भाई कि उसकी परिणति क्रांति के रूप में हो गई है। जिस समय दिनकर रचना कर रहे थे उस समय जनमानस परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। नाना प्रकार के अन्याय अत्याचार झेलना, मतलब कि झेलना उनकी नियति बन चुकी थी। ऐसी स्थिति में दिनकर की प्रखर लेखनी से क्रांति की ज्वाला निकालना स्वाभाविक ही था। इस दृष्टि से इनका पहला काव्य संग्रह जो आता है उसका नाम है हुंकार, विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें हुंकार इन्होंने खूब ज़्यादा की है। जो यौवन की हुंकार में परिपालित अत्यंत क्रांतिपूर्ण एवं ओजस्वी रचना है हुंकार इनकी। इसी को ध्यान में रखते हुए रामवृक्ष बुनिपुरी ने इनके बारे में कहा, क्या कहा कि हमारे क्रांति युग का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कविता में इस समय दिनकर कर रहा है। क्रांतिकारी को जिन जिन हृदय मंथनों से गुजरना होता है, दिनकर की कविता उसकी सच्ची तस्वीर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिनकर अहिंसा को एक सीमा तक ही स्वीकार करते हैं, पुनः क्रांति का पक्ष ग्रहण करते हैं और वे इस बात को कहते हुए लिखते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे, उसको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर से ऐसा कहलवाते हैं। कभी वर्तमान परिवेश में युधिष्ठिर को अप्रासंगिक और अर्जुन भीम की उपस्थिति अनिवार्य मानता है और पाप की पुजारियों के संहारार्थ शिव से प्रलय नृत्य का भी निवेदन करता है। क्या कहता है कि कह दे शंकर से आज करे में प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर 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 बम का महोच्चार। इस प्रकार से लिखते हैं। दिनकर की तमाम सारी जैसे कि प्रेम भावना को लेकर के भी बहुत सारी बातें कहते हैं कि कहते हैं धरती पर सब लोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है, मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती हैं, भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। ये प्रेम को लेकर के इन्होंने लिखा है। उर्वशी जो है के बारे में जो है कहीं ना उर्वशी में जो है रचना आप देख सकते हैं। प्रेम विवेचन करते हुए दिनकर कहते हैं ये प्रेम के बारे में कहते हैं, धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है,
लगता है या जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है, मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती हैं, भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं, निराला की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। निराला की प्रकाश योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निराला की प्रकाश योजना, ओके, क्या प्रकाश योजना है भाई? अलंकार योजना क्या है? निराला की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, ओके। निराला की अलंकार योजना में जैसे कि इनकी अलंकार की बात की जाए तो निराला ने अपनी रचनाओं में अलंकारों के प्रति मोह प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि ये मतलब एक मौलिक एवं विशुद्ध भाव कवि हैं और यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के रचना करते हैं, इसीलिए चमत्कार में विश्वास नहीं रखते। यद्यपि वे सौंदर्य के उपासक हैं, तथापि उनमें अलंकारजन्य चमत्कृति के प्रति कोई मोह नहीं दिखाई पड़ता। इनकी रचनाएं भावात्मक अधिक हैं और कलात्मक कम भी हैं। इन बातों से हम मोह नहीं बोल सकते हैं। इनकी रचनाओं में जो अलंकार प्रयुक्त हुए हैं उनमें सहजता और स्वाभाविकता स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन्होंने सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है, जैसे कि अनुप्रास अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, अन्योक्ति अलंकार हो गया, संदेह अलंकार हो गया। इन सभी अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने उसमें किया। जैसे कि उपमा अलंकार का एक उदाहरण अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनका एक जो है पद्य है, क्या है कि वह इष्ट देव के मंदिर सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव सी, मतलब की स्मृति रेखा सी, क्या वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन, दलिन भारत की ही विधवा है। ये इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से रूपक अलंकार का एक उदाहरण अगर आपके सामने दिखाना चाहूँ तो जैसे कि इनकी एक रचना, मतलब कि उसमें पंक्ति है इनकी कि भारत जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे, लेकर पद तल सब दल, गर्ज तोर में सागर जल, और अस्तव कर बहु अर्थ भरे। ये इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और भी निराला ने मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है, जैसे कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विपल्लों के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र हाड़ मात्र ही है आधार, ये जीवन के पारावार। आप देखेंगे कि जो है अलंकार योजना भी निराला की उच्च कोटि की है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखें कि गुप्त जी खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पूछा गया कि गुप्त जी जो है मैथिली शरण गुप्ता जी किसके हैं भाई? खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि हैं, ये स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया, क्या गुप्त जी खड़ी बोली के क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं, ये बात आप स्पष्ट करें। ऐसे आपसे एग्जाम से प्रश्न भी बन सकता है और यहाँ पर आपसे हमने प्रश्न पूछ ही लिया, आपके सामने रख दिया कि गुप्ता जी जो हैं क्या हैं? खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि खड़ी बोली की कैसे प्रतिनिधि कवि हैं, कौन? मैथिली शरण गुप्ता जी। तो आप लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ताकि तभी मज़ा आएगा। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। गुप्त जी की बात करेंगे जाए तो आधुनिक काल के उदय के साथ ही खड़ी बोली का भी विकास हुआ है। आधुनिक काल के प्रथम सोपान भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में पूर्णतः अंगीकार कर ली गई, लेकिन कविता की भाषा अब जो है भारतेंदु युग में भी ब्रज भाषा की ही रही है। भारतेंदु युग के रचनाकार गद्य खड़ी बोली में लिखते थे और कविता ब्रज भाषा में क्या करते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि खड़ी बोली में काव्य मतलब कि काव्य अनुरूप माधुर्य और लोच का सर्वथा क्या रहेगा? कमी रहेगी, अभाव रहेगा। किंतु द्विवेदी युग में खड़ी बोली के महत्व को स्वीकार किया गया और गद्य पद दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रयोग प्रमुखता के साथ लोग करने लगे। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन और उनकी प्रेरणा से अनेक रचनाकार सामने आए और खड़ी बोली का काव्य जगत में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि गुप्त जी जो थे वो द्विवेदी जी के मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मित्र भी रहे हैं, तो गुप्त जी पर द्विवेदी जी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। फलतः खड़ी बोली के रचनाकारों में जो है गुप्त जी का नाम जो है अग्रगण्य है। जैसे कि जयद्रथ बथ इनकी रचना है, भारत भारती हो गई, इन सभी में इन्होंने क्या किया है? अधिकार पूर्वक खड़ी बोली का प्रयोग करके गुप्त जी ने प्रमाणित कर दिया कि खड़ी बोली में भी सरस एवं माधुर्यपूर्ण काव्य रचना जो है असंभव नहीं है, संभव है। खड़ी बोली की सुंदर एवं प्रभावशाली रचना की एक झांकी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे कि इनकी एक रचना जिसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावलियाँ मतलब तत्सम पदावली के बावजूद प्रवाहमयता एवं रसमयता विद्यमान है, जो कि खड़ी बोली की रचना है, जो किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्ता जी। आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है मातृभूमि कविता से। आप मातृभूमि कविता जो है वो कैसी है उसमें आप देख लीजिएगा।
क्या कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो गुप्त जी की भाषा में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य तीनों गुण और अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। और शब्द चित्र अंकित करने में गुप्त जी मतलब माहिर ही हैं। भाषा के माध्यम से उन्होंने बड़े सुंदर अंक चित्रित करे हैं। एक उदाहरण भी और आप देख सकते हैं, जैसे कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस बिरह में बत्ती आरती, मतलब कि बनी आरती आप। क्या कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस बिरह में बनी आरती आप। तो ये था एक प्रकार से सारी चीज़ें जो कि हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब व्याख्या खंड आ गया आपका, व्याख्या को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कौन कौन सी व्याख्याएं आपकी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपकी क्लास जो है ओवर नहीं हुई, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद में कहीं पर जाइएगा। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी क्लास थोड़ी देर और चलेगी। ओके, तो आप लोग परेशान मत होइए। आगे देखते हैं, ये अब आएगा, चूंकि अब यहाँ पर आपके सामने 5 ही प्रश्न यहाँ पर करने को होगा आपको। अब 4 प्रश्न यहीं पर आपके सामने, मतलब 3 प्रश्न ये हैं और 2 प्रश्न ये यहाँ पर आपके सामने दिए जाएंगे अथवा करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अथवा करके। अब यहाँ पर ऐसे दे दिया गया और लिखा रहेगा कि निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, मतलब संदर्भ सहित है। तो आपको यहाँ पर लिखना, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये पंक्तियाँ क्या है कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ये जो पंक्तियां हैं आप देखेंगे, ये जैसे छंद पढ़ेंगे तो ये छंद केवल और केवल जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद का आपको याद आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद से ली गई हैं। तो आपको पता चल गया, पढ़ने से तुरंत पता चल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे, जो है सॉरी प्रसंग में सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना। संदर्भ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संदर्भ कि प्रस्तुत छंद महाकवि जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। और जो है ये चीज़ें कहेंगे। उसके बाद में जो है प्रसंग में क्या कहेंगे कि जब श्रद्धा ने एकांत में मौन बैठे मनु से अत्यंत सहानुभूति के साथ उनका परिचय पूछा, तो उसकी मधुर वाणी सुनकर के मनु का मन उसकी ओर आकर्षित हुआ। वे मुख नीचा किए चिंतन की मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने जब मुख उठाया तो भव्य रूप को देखा। वह इस प्रकार था, कैसे था कि और देखा वह सुंदर दृश्य। जब उन्होंने अपने मुंह को उठाया तो क्या देखा, सुंदर दृश्य देखा। कैसे देखा, मनु ने श्रद्धा को एक मोहक दृश्य के रूप में देखा। और देखा वह सुंदर दृश्य, मतलब कि जब देखा तो बड़ी ही मोहक दृश्य के रूप में श्रद्धा दिखाई पड़ी। नयन का इंद्रजाल अभिराम, क्या नयन का इंद्रजाल अभिराम, वह इतनी सुंदर थी कि जब नेत्रों, जैसे नेत्रों के लिए कोई जादू से दृश्य, मतलब कि जादू से दृश्य खड़ा कर दिया गया हो, इस प्रकार लग रहा हो। नयन का इंद्रजाल अभिराम, मतलब कि एक प्रकार से जाल बुन दिया गया हो, जादू का दृश्य या जादू कर दिया गया हो, नेत्रों के लिए कोई जादू कर दिया गया हो, इस प्रकार से दिखाई पड़ रही हुई, इतना सुंदर है। कौन, श्रद्धा। आगे देखते हैं, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, मानो ऐसा लग रहा हो, मनु को ऐसा लग रहा था कि वे अपने नेत्रों के समक्ष साक्षात इंद्रजाल फैलाने वाली को देख रहे हों। श्रद्धा ऐसी मल्लिका की लता के समान दिखाई पड़ी थी जो फूलों से लदी हुई थी और फूल और उसके फूल झड़ रहे थे। कुसुम वैभव में लता समान, वो कैसी दिख रही थी, श्रद्धा ऐसी मल्लिका की लता के समान दिखाई पड़ी जो फूलों से लदी हुई थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कुसुम वैभव में लता समान, मतलब कुसुम मतलब फूल जो थे उसके क्या थे, फूलों से लदी हुई ऐसे प्रतीत होती थी, मानो फूल झड़ रहे हों, इस प्रकार से जो है दिखाई पड़ रही थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, इस प्रकार से लग रहा था। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो है श्रद्धा के मुख पर सहज मुस्कान ऐसी थी कि मानो क्या कर रहे हो, फूल झड़ रहे हो, इस प्रकार से लग रही थी। और आगे क्या है कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम कि मतलब श्रद्धा जो है चांदनी से घिरे हुए घनश्याम के समान दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने नीले चर्म का वस्त्र धारण किया हुआ था, किसने, श्रद्धा ने, और उसका शरीर जो था वो ज्योत्सना के समान कांतिमान हो रहा था। इस पर उन्होंने कहा चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, जिस प्रकार से चंद्रिका
में एक प्रकार से यह श्रद्धा चांदनी से घिरे हुए घनश्याम के समान दिखाई दे रही, इस प्रकार लग रहा हो। आगे देखें, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उनमें हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। मनु को श्रद्धा हृदय की उदार बाह्य अनुकृति जैसी प्रतीत हुई, अर्थात वह बाहर से भी और भीतर से भी उदार थी। कौन श्रद्धा? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी उसका हृदय जो था बिल्कुल निर्मल था। इस प्रकार से मनु ने श्रद्धा को देख करके अनुमान लगाया। आगे, एक लंबी काया उन्मुक्त, आगे वह लंबी थी, मतलब उसकी जो है डील पाल जो थी अच्छी थी, लंबी थी, छरहरे बदन की थी, उसकी शरीर में क्या था? अल्हड़पन था, यौना अवस्था वाला संयम नहीं था। आगे देखते हैं, मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, वह ऐसी लग रही थी जैसे बसंत की मधुर पवन में मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल, जैसे मधुर पवन में साल वृक्ष का पौधा सौरभ से संयुक्त चंचल दिखाई पड़ता हो, अर्थात उसकी देह में किशोरावस्था की चंचलता एवं फुर्ती सुशोभित हो रहे सौरभ संयुक्त, इस प्रकार से उसकी देह से किशोरावस्था की चंचलता एवं फुर्ती मालूम पड़ती थी। इस प्रकार से जब श्रद्धा ने इसको मनु ने देखा तो ऐसे लग रहे थे। आगे क्या है? मृषुण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अलकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, आहवा मुख के पश्चिम व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम अरुण मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, या कि नव इंद्रजील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वाला मुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। इस प्रकार से आपके सामने तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि हमने जो है आपको बताया। तो आगे भी है, लेकिन इतनी व्याख्या पूछी गई थी तो इतनी व्याख्या आपके सामने हमने कर ही दी। विशेष में आप इसमें लिख देंगे कि जो है हर्ष आवेग रति भाव की अभिव्यक्ति हुई है, और इन सब में तमाम सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगली रचना आपके सामने क्या आ गई भाई? अगली रचना है कि खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, असपंदन कंपन और नौ जीवन सीखा जग ने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन पाया यह स्वर्ण एक गाना। ये किसका है भाई? प्रथम रश्मि का है। प्रथम रश्मि किसकी रचना है? प्रथम रश्मि किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है प्रथम रश्मि? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी है? प्रथम रश्मि। ओके, प्रथम रश्मि किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। खुले पलक, क्या? खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभ डोले मधुबाल, ये रचना जो है किसकी है? ये किससे ली गई भाई? ये ली गई है, किससे ली गई है? बताओ फटाफट से, किससे ली गई है भाई? ये तो ये ली गई है किससे? वीणा से ली गई है। वीणा जो रचना है इनकी 1919 में लिखी गई प्रथम रश्मि जो शीर्षक कविता है उससे ये बातें ली गई हैं। ओके, अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं कि आखिरकार इसकी व्याख्या क्या है। सबसे पहले इसका जो है संदर्भ आप क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे मेरे भाई कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा विरचित प्रथम रश्मि कविता से ग्रहण की गई है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में प्रातः काल के समय सूर्योदय तथा संसार के प्राणियों के कार्य व्यापारों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर इन बातों का एक प्रकार से पुष्टि की गई है। ओके,